कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला। सुनने में तो लगता है कि 24 घंटे में आरोपी पकड़ा गया, केस सीबीआई को भी दे दिया गया, तो बस बात खत्म। लेकिन असल में कहानी यहीं से तो शुरू होती है। ये इतनी सीधी है ही नहीं। तो सवाल यही है ना, कि जब एक्शन इतना फास्ट हुआ तो फिर पूरा शहर सड़कों पर क्यों उतर आया? ये गुस्सा किस बात का था? लोगों को ऐसा क्यों लगा कि ये सिर्फ एक आदमी का किया हुआ जुर्म नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश है? चलिए इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आरोपी की। देखिए, ये जो संजय रॉय है, ये कोई बाहर का आदमी नहीं था। वो हॉस्पिटल के सिस्टम का ही एक हिस्सा था, एक जाना पहचाना चेहरा। और उसकी कहानी भी, अजीब बात है, इसी कॉलेज से कई साल पहले शुरू हुई थी। मतलब जरा सोचिए, 2016 में वो इसी कॉलेज में एक मामूली सा कुक था, फिर अचानक गायब हो गया और 3 साल बाद जब लौटा तो एक सिविक वॉलंटियर बनकर लौटा। और देखते ही देखते वो इतना पावरफुल हो गया, उसकी पहुंच इतनी बढ़ गई कि उसे रहने के लिए पुलिस बैरक तक मिल गया, और यहां तक कहा जाता है कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग में भी दखल देने लगा था। तो असल बात यह है कि रेड फ्लैग्स तो पहले से ही थे, बहुत सारे थे। अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ मारपीट करना, एक मरीज की मां को हैरास करना, एक लेडी डॉक्टर से बदसलूकी, और नियम साफ साफ कहते हैं कि सिविक वॉलंटियर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। पर इसके खिलाफ तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, फिर भी वो ड्यूटी पर बना रहा। मतलब हर शिकायत, हर रेड फ्लैग को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। तो अब कहानी सिर्फ आरोपी की नहीं रहती। अब फोकस आता है उस इंस्टीट्यूशन पर, उस जगह पर जहां ये सब कुछ हो रहा था। और यहां बात आती है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और उसके प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की। इन पर पहले से ही इतने गंभीर आरोप लग रहे थे कि लोगों का गुस्सा और भड़कना लाजमी था। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। एक तरफ कोलकाता के दूसरे बड़े अस्पताल हैं, जहां साल का 1.5 लाख किलो से ज्यादा बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, और दूसरी तरफ आरजीकर, जहां सिर्फ 5,000 किलो दिखाया गया। कहां गया बाकी वेस्ट? फिर देखिए डिजिटल स्किल लैब का खर्चा। दूसरे कॉलेज में जो काम 61 लाख में हुआ, यहां उसके लिए 2.97 करोड़, मतलब लगभग 3 करोड़ खर्च हुए। ये आंकड़े सिर्फ करप्शन के आरोपों को हवा नहीं दे रहे थे, ये एक ऐसे माहौल की तस्वीर दिखा रहे थे जहां कोई नियम कानून था ही नहीं, जहां कुछ भी मुमकिन था। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, माहौल बहुत खराब था। स्टूडेंट्स का आरोप था कि जो भी प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाता, उसे जानबूझकर फेल कर दिया जाता था। उनके इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स तक रोक लिए जाते थे। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि प्रिंसिपल को कॉलेज के अंदर अपनी सेफ्टी के लिए बाउंसर रखने पड़ रहे थे। अब जरा सोचिए, जहां इंस्टीट्यूट का हेड ही एक खतरे की तरह देखा जा रहा हो, वहां एक मामूली सिविक वॉलंटियर के खिलाफ कौन शिकायत करने की हिम्मत करेगा? मतलब क्राइम होने से बहुत पहले ही विश्वास नाम की चीज पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस रात पर, 8 और 9 अगस्त की उस खौफनाक रात पर, जब ये सारी बिखरी हुई कड़ियां एक भयानक अपराध की शक्ल में जुड़ गईं। रात के 11 बजे विक्टिम की अपने पेरेंट्स से फोन पर बात होती है। वो 36 घंटे की एक लंबी, थका देने वाली शिफ्ट पर थी। दूसरी तरफ रात के 1 बजे संजय रॉय हॉस्पिटल के कैंपस में ही बैठकर शराब पीना शुरू करता है। फिर सुबह के 3:50 पर सीसीटीवी में वो हॉस्पिटल के मेन गेट से अंदर आता दिखता है। ठीक 4:03 पर वो तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल में दाखिल होता है। और फिर लगभग 37 मिनट बाद 4:40 पर वो हॉल से बाहर निकलता है और सीधे अपने बैरक में जाकर सो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो एक गलती कर गया, एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी गलती। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा कि जब संजय हॉल में घुसा था तो उसके गले में एक ब्लूटूथ ईयरपीस था, लेकिन जब वो बाहर निकला तो वो गायब था। और बस क्राइम सीन पर मिला वही एक ईयरपीस, वही एक सुराग पुलिस को सीधे उस तक खींच ले गया। तो आरोपी तो पकड़ा गया, लेकिन फिर भी मामला शांत क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि गिरफ्तारी के ठीक बाद हॉस्पिटल और पुलिस ने जो किया, उसने लोगों के दुख और सदमे को गुस्से की आग में बदल दिया। मतलब एक एक करके देखिए कि भरोसा कैसे तोड़ा गया। सबसे पहले हॉस्पिटल ने पुलिस को बताने में ही देरी कर दी। फिर विक्टिम के पेरेंट्स को बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। उन्हें 3 घंटे तक अपनी बेटी की बॉडी तक देखने नहीं दी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, ऑफिशियल एफआईआर दर्ज होने से पहले ही पोस्टमार्टम भी हो गया। और तो और लाइन तोड़कर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इन सब हरकतों से एक ही सवाल सबके मन में आया, आखिर छुपाने की कोशिश क्या हो रही है?
और इस जलते हुए गुस्से में घी डालने का काम किया प्रिंसिपल के ट्रांसफर ने। सब सोच रहे थे कि उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, लेकिन इस्तीफे के बाद भी उन्हें निकाला नहीं गया, बल्कि कोलकाता के ही एक दूसरे बड़े मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया। मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने भी इस पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये तो सजा नहीं, ये तो एक प्रमोशन जैसा लग रहा है। लेकिन लोगों का ये जो शक था, ये जो अविश्वास था, ये रातों रात पैदा नहीं हुआ था। इसकी जड़ें इस हॉस्पिटल के एक बहुत ही काले और परेशान करने वाले अतीत में छिपी हुई थीं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2001 इसी हॉस्पिटल में सौमित्र बिस्वास नाम के एक स्टूडेंट की बॉडी लटकी हुई मिली थी। तब भी पुलिस ने इसे सुसाइड बताकर केस बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी और वो मामले को कोर्ट तक ले गए। और जब सीआईडी ने जांच शुरू की तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। जांच में पता चला कि कॉलेज यूनियन के कुछ पावरफुल लोग हॉस्पिटल के अंदर ही अवैध फिल्में बनाने का एक रैकेट चला रहे थे, और वो इसके लिए हॉस्पिटल की मॉर्चुरी में रखी ताज़ा महिला शवों का इस्तेमाल करते थे। ये खुलासा इतना भयानक था कि आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। और बात सिर्फ सौमित्र की नहीं थी, ये एक पैटर्न था। 2003 में अर्जित दत्ता, 2016 में डिपार्टमेंट हेड गौतम पाल, 2020 में पोलमी शाह, इन सबकी मौतें भी संदिग्ध हालात में हुईं, और हर बार ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने इंस्टीट्यूट पर से लोगों का भरोसा पूरी तरह से खत्म कर दिया था। टॉप केस सीबीआई के पास है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ एक आदमी संजय रॉय को सजा दे देना काफी होगा, या फिर जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं उनकी मांग सही है कि जब तक उस पूरे सड़े हुए सिस्टम को नहीं बदला जाता, वो सिस्टम जिसने एक अपराधी को पनपने का मौका दिया, जिसने बार बार न्याय की आवाज को दबाया, तब तक असली न्याय मिल ही नहीं सकता।